हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। फ्लूइड मैकेनिक्स पे लेक्चर नंबर 13। इससे पहले वो वन शॉट रिवीजन दिया था, फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का लेक्चर दिया था, फिर बहुत सारे सम्स दिए हैं। बहुत दिन हो गए थियरी पढ़े हुए, चलो आज फिर थियरी का लेक्चर आ गया है। डिस्कशन में क्या है आज? विस्कोसिटी एंड इट्स कॉजेज। विस्कोसिटी और वो क्यों बनता है उसके रीजंस जानेंगे। व्हाट इज विस्कोसिटी? डेफिनेशन तो लंबा चौड़ा है, पता है हम सबको। हाँ, नहीं समझ में आया तभी तो वीडियो पे आया ना, पता है मेरे को डेफिनेशन लंबा चौड़ा है। लेकिन नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम विस्कोसिटी को किस नज़र से देखते हैं? विस्कोसिटी मीन्स चिकनाहट, चिकनापन। जैसे पानी है और हनी है, तो पानी और हनी दोनों में ज़्यादा चिकनाहट किस में? हनी में। तो वहाँ कंपैरिजन से पता चलता है ना कि पानी और हनी में पानी ज़्यादा, हनी ज़्यादा चिकनाहट है, तो हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है। इट इज़ मोर विस्कस मीडियम देन वाटर। हनी इज़ कंपैरेटिवली मोर विस्कस देन वाटर। ये हम बस एक बेसिक समझ है, विस्कोसिटी को इस नज़र से देखना हमेशा, तो मज़ा आएगा। ठीक है, अब उसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन डायरेक्ट रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझेंगे हम। चलो कैसे समझेंगे? देखो, जैसे हनी है, जैसे ये कोई सरफेस है, समझ ले ये रहा सरफेस। इस सरफेस पे तूने बाल्टी भर के हनी डाल दिया, तो कैसे जाता हुआ दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा तेरे को, ऐसे जाता हुआ दिखेगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर का तो कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा सरफेस होता है ना ये। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर से लेयर्स का फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो, उसको जूम करते हैं और थोड़ा बाहर लेते हैं। इसको जूम करके देखेगा ना इस ड्राइंग को, तो अंदर तुझे ऐसा लेमिनार फ्लो दिखेगा, यूं ऐसे लेयर्स जाते हुए दिखते हैं। लेकिन नॉर्मली हमको नहीं दिखता है, जैसे हमने बाल्टी भर के पानी डाल दिया तो उसे पानी जाता हुआ दिखता है, लेकिन पानी के अंदर इतना सारा लेयर्स, लेमिनार फ्लो होता है, वो दिखता नहीं। उसको हम जूम करके बड़ा करके सोच रहे कि ऐसा दिखता होगा, मान लो। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स है ना, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन किसके बीच में? दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में भैया। इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, फिर इसके और इसके बीच में रिलेटिव, इसके और इसके बीच में रिलेटिव, सबके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों का स्पीड अलग है। जैसे इसका स्पीड तेरा 8 है, तो मान लो इसका स्पीड 7 है, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो गया। अलग अलग स्पीड होना मतलब रिलेटिव मोशन होना है यार। हाँ, तो जैसे इसका स्पीड 5 है, इसका स्पीड 3 है, तो हर दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच में देख रिलेटिव मोशन हो रहा है, सबका स्पीड अलग अलग है ना। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर्स ये होता है। इसकी वजह से क्या होता है? टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब ये टेंजेंशियल रेजिस्टिव क्या है? ए भाई सुन, ये सारे लेयर्स एक दूसरे को यूं चिपक के जा रहे हैं ना, एक दूसरे को टच किए हुए हैं और जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली टचिंग होने की वजह से स्पीड डैमेज होगा, रेजिस्टेंस पैदा होगा, स्पीड कम होता नजर आएगा, तो उसको बोलेंगे ना रेजिस्टिव फोर्स पैदा हुआ जो स्पीड को खा गया। अरे भाई देख, सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम अकेले यूं जा रहे हैं, ठक ठक ठक, ओके, हमारी जो स्पीड है उससे जाए, लेकिन हमारे साथ 5-7 जने हैं जो हमको यहाँ पे टकराते हुए चल रहे हैं, हमारे साथ ऐसे इधर टकराते हुए चल रहे, तो तू भी हटवे, तो अपना स्पीड डैमेज होता है ना। इसको क्या बोलते हैं कि टच होने की वजह से रेजिस्टेंस आ गया, मेरा स्पीड इन टचिंग की वजह से कम हो गया है ना। हाँ, तो ये रिलेटिव मोशन की वजह से टेंजेंशियल, टचिंग वाला टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसी फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। समझा? और विस्कोसिटी वो भी समझाता हूं, शांति रख। पहले विस्कस फोर्स को तो डिफाइन कर दें। क्या लिखेंगे इधर कि इन लेमिनार फ्लो, इस टाइप के लेमिनार फ्लो में दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी वजह से टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। हाँ, इसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। बस इतना डिफाइन कर दे, आसान भाषा में कर तो दिया डेफिनेशन।
चलो डेफिनेशन क्या, इन लेमिनार फ्लो, रुकिए इसको मिटाना पड़ेगा ना, जगह नहीं होगी लिखने की। इन लेमिनार फ्लो relative motion, in laminar flow relative motion occurs between two consecutive layers। तो एज रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, तो एज रिजल्ट वो टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है। एज रिजल्ट टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन दिस टू कंसेक्यूटिव लेयर्स। अब लिख दो, दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ओके बच्चा पार्टी, विस्कस फोर्स का डेफिनेशन दिया, विस्कोसिटी का दे रहा हो भाई, शांति रखो। पहले विस्कस फोर्स के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें जरूरी थी, एक तो रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में, टू कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच में, उसकी वजह से क्या पैदा होता है, उसकी वजह से टेंजेंशियल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। ये सारे वर्ड्स से ही मिलके बनता है इसका डेफिनेशन प्रॉपर। चलो अब विस्कोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, भाई ये दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन क्यों आया, नीचे का लेयर का स्पीड 5 है और ऊपर के लेयर का स्पीड 7 है, ये क्यों हुआ, ये तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है। ज़्यादा चिकनापन होगा ना तो ये ज़्यादा होगा ये सब, हाँ समझा। तो फ्लूइड के जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये रिलेटिव मोशन हुआ और रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो गया, फ्लूइड की उस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड के उस लक्षण को, उसके उस कारनामे को विस्कोसिटी कहते हैं। हो गया डेफिनेशन। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच रिलेटिव मोशन between two consecutive layers occurs is called viscosity। yes, हो गया इसका भी डेफिनेशन मस्त। चलो बस, अब डेफिनेशन तो हो गया बच्चा पार्टी। अब एक दांसू ड्राइंग दिखाता हूँ आपको। देखो विस्कोसिटी क्या है वो तो समझ में आ गया कि फ्लूइड का क्वालिटी जिसकी वजह से चिकनापन आता है, जिसकी वजह से ये लेयर्स का स्पीड अलग अलग हो जाता है और रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, उसकी उस क्वालिटी, उसकी उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। लेकिन उसके रीजंस क्या है तो थोड़ा अंदर से और समझते हैं। देखो रीजन समझने के लिए क्या करते हैं हम, और 2 ग्लास का प्लेट लेते हैं और उसके बीच में ऑयल डालते हैं और ऑयल को बहने देते हैं। लेट द ऑयल फ्लो बिटवीन 2 ग्लास प्लेट। एक प्लेट नीचे रखते हैं, एक ऊपर तो कैसे रखेगा, अरे हवा में। तो एक काम कर, यहाँ पे एक प्लेट रखा, उसके ऊपर ऑयल डाल दे, अरे हनी डाल दे, थोड़ा ज़्यादा ठीक होगा तो तुझे फील होगा, हनी डाल दे, ऑयल डाल दे, उसके ऊपर दूसरा प्लेट ऐसे रख दे हवा में, तो वो प्लेट ऐसे नहीं होगा, उस ऑयल के साथ यूं सरकेगा आगे आगे, है ना, तैरता हुआ। यस, तो चलो 2 ग्लास के प्लेट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये रहा ऊपर वाला प्लेट, ये रहा नीचे वाला प्लेट। नीचे वाले प्लेट को तो हमने टाइट होल्ड करके रखा है, मतलब पाइवोट करके रखा है यहाँ पे, और उसके ऊपर क्या भर दिया, ऑयल। देख, अरे यार ये कांच का प्लेट, ये दूजा प्लेट, बीच में डाल दो ये ऑयल जो बहता हुआ जाएगा ना यूं। लेकिन इस ड्राइंग को बड़ा करके जूम करना है, इसलिए यहाँ पे दिखा है। ये सारे बीच में लेयर्स हैं, देखो। हाँ, ये जो ड्राइंग है ना अंदर से ऐसा दिखेगा जूम करने पे, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो अब नीचे का प्लेट तो अपन ने बांध के रखा है कहीं ना कहीं, लेकिन मामला जो ऊपर वाला प्लेट है वो इस ऑयल के साथ तैरेगा। हाँ, तो चलो नीचे का प्लेट रेस्ट पर है, लेकिन ऊपर के प्लेट का कुछ स्पीड है,
कांस्टेंट स्पीड होगा, बीच में ये ऑयल बह रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बारे में पॉइंट्स लिखो, चलो आ जाओ। क्या? कंसीडर laminar flow of oil between two glass plate as shown in figure। पॉइंट हमको समझ में आ रहा है, लिखना भी तो आना चाहिए ना, एग्जाम में जाके लिखना है, तो क्या लिखेंगे? कंसीडर laminar flow of oil between two glass plate as shown in figure। consider laminar flow of oil between two glass plate as shown in figure। हो गया। फिर अब बोलो कि जो नीचे का प्लेट है वो होल्ड करके रेस्ट पे रखा है, पकड़ के रखा है, और ऊपर का प्लेट v स्पीड से ऑयल के साथ सरक रहा है, हाँ मूव कर रहा है, तो क्या लिखोगे? लोअर प्लेट is held at rest and upper plate is moving with oil with v constant speed। जो हमको दिखता है, समझ में आता है, वो सारा लिखना होता है, ऐसे ही थियरी बनता है। भी रट्टा मारने से थियरियाँ नहीं बनती फिजिक्स की। तू समझ रहा है ना मेरे को? जो जो ड्राइंग में समझ में आ रहा है, जो जो मैं कर रहा हूँ वही मैं लिखता जा रहा हूँ, तो मेरा ड्राइंग भी क्लियर हो रहा है, मुझे समझ में भी आ रहा है और मेरा लिखाई भी हो रहा है, मार्क्स भी मिलेगा। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपने देखा, एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये जो प्लेट पे जब हम ऑयल डालेंगे, है ना, तो जो सबसे नीचे का लेयर होगा ऑयल का, वो इस प्लेट को यूँ चिपक के रहेगा, यूँ चिपक जाएगा ना। हाँ, फिर इसके ऊपर का लेयर ऑयल का वो थोड़ा मूव करेगा, उसके ऊपर का लेयर थोड़ा और ज़्यादा मूव करेगा, उसके ऊपर का लेयर थोड़ा और ज़्यादा मूव करेगा, और सबसे ऊपर का लेयर होगा ना वो सबसे फास्ट होगा, यूँ वो जो ऊपर की प्लेट है ना उसको अपने साथ ले जाएगा, यूँ आजा, ऐसे ही बहता है ना ऑयल। हाँ, समझा कि नहीं? नीचे का लेयर स्टिक टू द सरफेस। तो लिखो, दो चार लाइनें लिखते कुछ क्या कि इन सच लेमिनार फ्लो ऑफ ऑयल, इस टाइप के ऑयल के लेमिनार फ्लो में द लोअर लेयर स्टिक टू द सरफेस ऑफ ग्लास एंड स्पीड इंक्रीज ऑफ लेयर्स ऑन ग्रोइंग अपवर्ड्स एंड द टॉप लेयर हैज द मैक्सिमम स्पीड। हाँ, ये लिखो ना, अच्छी तो थॉट है, क्या लिखोगे? चलो मस्त लिखता हूं, देखो। इन सच laminar flow the lower layer stick to the glass plate, okay, on going upward speed increase। कैमरामैन कवर हो रहा है ना यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ सब? हाँ, on going upward speed increase, top layer has maximum speed। क्लियर? तो समझ में आया? जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे स्पीड बढ़ता है। तो रुक, अब इसका ड्राइंग करना पड़ेगा। जैसे जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो तो यहाँ पे चिपक गया, ऊपर वाले लेयर का कुछ तो स्पीड होगा, फिर स्पीड और बढ़ेगा, फिर स्पीड और बढ़ेगा, फिर स्पीड और बढ़ेगा, इसका भी टॉप स्पीड होगा ये। हाँ यार, मस्त ड्राइंग है। हाँ चलो, क्लियर है? ओके, अब देखो ये स्पीड का फर्क है, तो इससे क्या होता है कि कोई भी एक लेयर पे मैं ध्यान लगाऊं। अभी तक तो ड्राइंग के बारे में लिख रहा था, अब ड्राइंग के अंदर जाके सोचना है कि जैसे कोई भी एक लेयर है, ये वाला लेयर है सपोज, इसके नीचे वाला लेयर क्या करेगा? इसको खींचने की ट्राई करेगा कि आजा भाई चिपक जा। ऊपर वाला लेयर क्या करेगा? आगे खींचने की ट्राई करेगा, क्योंकि आगे ऊपर का जो ग्लास है वो यूँ सरक रहा है ना, तो वो सबको अपने साथ खींचना चाहेगा, लेकिन नीचे वाला ग्लास सबको अपने पास रखना चाहेगा। तो ऐसा अपोजिट खींचा होगा ना, नीचे वाला लेयर इधर खींचेगा, ऊपर वाला लेयर इधर खींचेगा। हाँ, किसी भी लेयर पे ये एप्लीकेबल है। तो लिखो, फॉर एनी लेयर
the downward layer pull back it and upward layer pull forward. Due to this resistive force produced, due to this resistive force produced, हाँ, which is called viscous force. खत्म कहानी, किस्सा सब। तो बोला तो था कि विस्कोसिटी को समझना है, फिर उसके कॉजेस। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स पता चल गया, फिर वो विस्कस फोर्स जिस प्रॉपर्टी की वजह से आता है उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते, पता चल गया। फिर दो ग्लास प्लेट के बीच में ऑयल का जो फ्लो है उसको मस्त लिखते गए, समझते गए, अपना खेल खत्म, सब समझ में आ गया है ना। ओके बच्चा, बट अब एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट और है कि मान लो ये फ्लो किसी ट्यूब के अंदर हो तो थोड़ा जगह चाहिए यार, जगह चाहिए। इस पोर्शन को आपको स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कुछ भी मिटा सकता हूं मैं। हाँ हो गया स्क्रीनशॉट, इतना सा पोर्शन मिटाता हूं। देखो एक लास्ट पॉइंट दे देते हैं, क्या, इन एनी ट्यूब इफ ऑयल इज फ्लोइंग इन अ लेमिनार वे, तो कैसा दिखेगा ड्राइंग? इन ट्यूब फ्लो कैसा दिखेगा? तो चलो देखो, ये रहा ट्यूब, पूरा का पूरा नली, इसे ड्रॉ कर दो, इसका मिडल एक्सिस। चलो अब इसके अंदर ऑयल डाल दिया तो कैसे बहे? अरे यार मिडल एक्सिस थोड़ा ऊपर हो गया। इतना तो चलता है यार, तुम लोगों को परफेक्शन चाहिए, हाथ फिसल जाता है इस स्मूथ बोर्ड पे। चल देख, जो सबसे नीचे का लेयर है वो तो इसको चिपक गया, फिर ऊपर का लेयर ये रहा, फिर इसके ऊपर का लेयर ये रहा, फिर यहाँ पर भी एक लेयर चिपक गया, फिर ये रहा, फिर ये रहा। ऐसा लेमिनार फ्लो होगा। अब ध्यान से देख, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, देख, अब दोनों ड्राइंग दिख रहे हैं ना मस्त। हाँ, इसमें है ना नीचे का लेयर चिपक जाता है ग्लास को, लेकिन ऊपर का नहीं चिपकता क्योंकि ये ग्लास फ्री है। तो जो फ्री प्लेट है ना, वो तो ऑयल के बहाव के साथ खुद भी बह जाएगा, यूँ है कि नहीं। लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं है, यहाँ नली है तो दोनों सरफेस रेस्ट पे है, तो नीचे भी चिपकेगा ऊपर भी चिपकेगा, और ये नली साथ में कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ऑयल जाएगा अंदर से, अलग केस है। समझ में आया ना? हाँ, तो यहाँ पे नीचे का लेयर चिपक गया तो ऊपर के लेयर का थोड़ा स्पीड होगा, फिर उसके बाद वाले लेयर का थोड़ा और होगा, उसके बाद वाले लेयर का थोड़ा और स्पीड होगा, है ना। फिर उल्टा भी वही होगा, यहाँ पे जो चिपक गया होगा तो उसके बाद वाले लेयर का थोड़ा स्पीड होगा, फिर इसका भी और होगा, और इसका भी। हाँ, तो नली में ऐसा ड्राइंग दिखेगा भैया, बिल्कुल नीचे भी इंक्रीजिंग और ऊपर से नीचे आने पे भी इंक्रीजिंग। ये नली का ड्राइंग है इन अ ट्यूब। ओके, ये क्वेश्चन हो गया ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन 20 इसी में करते हैं। उसमें क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेफरेंस से विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लाना है अपने को। अब भी लाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेफरेंस से विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन पहले क्या है, नया लिख लेता हूं। देखो, इसी को मॉडिफाई करके आंसर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विस्कस फोर्स बाय द रेफरेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलो, स्ट्रेस और स्ट्रेन से विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बनाना है। तो यही ग्लास प्लेट वाले एग्जाम्पल से ही बात आगे बढ़ेगी। हाँ, लेकिन इस बार डेफिनेशन नहीं चाहिए, तो इतना मिटा दो, अपने को जगह मिल जाएगी। जरूरी नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं बोला इस क्वेश्चन में, सिर्फ विस्कस फोर्स पे बात करनी है। चलो ठीक है, ओके, ये चाहिए, इसी ड्राइंग से हमको आंसर लाना है। ये नली वाले फ्लो का भी जरूरत नहीं है। अच्छा एक मिनट, मान लो आप इस ड्राइंग से थियरी को डील करोगे तो ये ओपनिंग पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना, कि दो ग्लास प्लेट है, बीच में ऑयल फ्लो हो रहा है, नीचे वाला लेयर चिपक जाएगा, ऊपर जाते हुए स्पीड बढ़ेगा, इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, ये सारा तो लिखना पड़ेगा ना। आप फिर चालू तो देखिए, ड्राइंग और इसके पॉइंट्स तो मिल गए अपने को रेडी। अब इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी देख कैसा होता है। बीच में जो ऑयल होता है ना, आप मान लो वो ऐसा दिख रही हूँ, पहले ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता होगा, मान ले, डार्क कर दूँ थोड़ा,
लेकिन क्या हुआ कि भाई ऑयल का फ्लो चालू हो गया तो ऊपर का जो प्लेट है वो यूं सरकेगा ना, तो जो ऑयल बीच में दिख रहा था अब वो भी यूं भी फैलेगा ना, नीचे वाला तो चिपक के रहेगा, तो ये वाला जो ऑयल है वो यूं आगे की तरफ फैलेगा, तो शेप चेंज हो जाएगा। कैसा बनेगा नया शेप? तो ऐसा दिखा दूं यूं, रुको रेड में नहीं मजा आएगा, ये रेड रेड दिख रहा है, नया शेप देखो ऐसे दिखेगा यूं। भाई कैमरा में नहीं दिख रहा है अलग से एकदम परफेक्ट, नया शेप ऐसा दिखेगा, तो इसका शेप चेंज हो गया भाई। ये तो ऐसे नहीं और भी ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि प्लेट जैसे जैसे आगे जाएगा ना, ये वाला शेप है देखो, प्लेट जैसे जैसे आगे जाएगा ऐसे टेढ़ा कर दिया ऑयल को, थोड़ा और टेढ़ा 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 टेढ़ा, पूरे शेप की तो बैंड बजा देगा। हाँ, अब मैं शेप पे बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने स्ट्रेन बोला है। क्या बोला है? स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 टाइप का होता है आपके सिलेबस चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग। स्ट्रेन 3 टाइप का होता है आपके, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। तो ये आपका शियरिंग स्ट्रेन है, शेप चेंज जिसमें हो जाता है उसको शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो जाता है उसको वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसमें लेंथ चेंज हो जाता है उसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, है कि नहीं? हाँ, तो ये शियरिंग स्ट्रेन है। तो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रेन दिख रहा है वो शियरिंग टाइप का, इसलिए हमने इस पे बात की। तो चलो पॉइंट यहीं से शियरिंग स्ट्रेन पे ही पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट द प्लेन ABCD becomes BCD A डैश। जो ABCD जैसा दिख रहा था वो अब हमको क्या दिख रहा है? BCD A डैश जैसा दिख रहा है। ABCD is converted into BCD A डैश। The shape change so shearing strain occurs। shearing strain occurs। और shearing strain का फॉर्मूला क्या होता है? shearing strain मतलब tan थीटा होता है। हाँ, ये चैप्टर 9 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा लिखूंगा। और tan थीटा को जस्टिफाई करना है तो आ जाओ भैया, ये हो गया आपका थीटा, तो ये हो गया अपोजिट डेल्टा एक्स, और ये हो गया एडजेसेंट L, है कि नहीं? तो लिख लो डेल्टा एक्स अपॉन L, ये हो गया आपका शियरिंग स्ट्रेन। पढ़ा है ना चैप्टर 9? हाँ, अब देख भाई चैप्टर 9 में क्या था? तेरा स्ट्रेन कांस्टेंट था, मतलब एक बार ऑब्जेक्ट को खींच लिया बस वो उतना ही स्ट्रेन रहेगा। यहाँ पे स्ट्रेन वेरिएबल है, एक बार खींचने से काम नहीं चल रहा है, वो प्लेट सरकता जाएगा और खींचता जाएगा खींचता जाएगा खींचता जाएगा खींचता है, शेप की तो बैंड बजना चालू रहेगा। तो ये इस बार वेरिएबल टर्म है, याद रखना वेरिएबल है। ओके, तो सर वेरिएबल है तो हम क्या करें? रुक, तू क्या करेगा बताता हूँ। पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले हम स्ट्रेन के बारे में पैराग्राफ लिख देंगे, फिर बोलेंगे कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस पैदा हुआ। स्ट्रेस मतलब वन टाइप ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स यार। हाँ, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F अपॉन A, ठीक है। जनरली रॉबर्ट हुक का लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, लेकिन इस बार मामला गड़बड़ है। इस बार स्ट्रेन आपका कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस स्ट्रेन होता जाएगा, कंटिन्यूस शेप बदलता जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रेस है आपका वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टाइम के साथ स्ट्रेन बदलता जाता है। तो लिखो यहाँ पे कि स्ट्रेन वेराइज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इस बार ये रिलेशन बनेगा। बना के नहीं बना? हाँ, ठीक है। अब इस ड्राइंग की ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, मिटा दूँ ना, बस ख़त्म हो गया, घबराओ नहीं। चलो आ जाओ। स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया, ये स्ट्रेन मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एल और नीचे डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दो, क्या आएगा कांस्टेंट? ईटा। इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। विस्कोसिटी का वैल्यू दिखाता है कि इतना विस्कस है इतना नहीं है, ईटा। बन गया मस्त फॉर्मूला। तो यार
अब देख इनको क्या चाहिए, विस्कस फोर्स चाहिए, तो F को इधर रख, A को उधर डाल। अच्छा ये तो वेलोसिटी हो गया ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम, हाँ ये आ गया ले विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। सर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, तो n को सब्जेक्ट रख, इसको उधर डाल दे, ये बन गया विस्कस कोएफिशिएंट फॉर्मूला। खत्म कहानी, अभी तो नहीं हुई, भी थोड़ा लिखवाऊंगा। क्या लिखना है, ये जो नए नए टर्म आ रहे हैं ना, ये v अपॉन एल कुछ नया लग रहा है मेरे को, ये ईटा कुछ नया लग रहा है, तो इनके बारे में दो चार बातें कर दो ना, क्या घिसेगा अपना। चलो करते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेते रहने का, मैं कभी भी मिटा सकता हूँ, बस अब 2-4 मिनट का ज्ञान है, बात खत्म। आ जाओ देखो, सबसे पहले तो इसको समझाते हैं कि हियर v अपॉन एल इज व्हाट, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका यूनिट क्या बनेगा भैया, इसका यूनिट बनेगा मीटर अपॉन सेकंड, और ये लेंथ है तो मीटर, कैंसिल, सेकंड इनवर्स बनेगा इसका यूनिट। इतना थियरी में रखना है। अब इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ जो आउट ऑफ द थियरी है, जो थियरी में नहीं लेना, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान है, तेरे काम आएगा। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट को एक्चुअल फील कैसे करते हैं, समझो। जैसे ये रहे लेयर्स, और ये रहा तेरा टेबल का सरफेस, ठीक है। ये वाला लेयर मान लो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है, और ये वाला लेयर यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर है। इस लेयर की बात कर रहा हूँ, और इसकी ये वाला लेयर 5 सेंटी और ये वाला 6 सेंटी दूर है, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच का डिस्टेंस होगा ना जो क्वेश्चन में, उसको तुझे L समझना है। तो व्हाट इज योर L हियर, 6 - 5। जब भी वेलोसिटी ग्रेडियंट का कोई न्यूमेरिकल, कोई सम, कोई MCQ तेरे किसी अच्छी एग्जाम में आ गया, तो जो दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है उसको L समझना है। हाँ, और इन दो कंसेक्यूटिव लेयर का जो वेलोसिटी डिफरेंस है उसको V समझना है। वेलोसिटी डिफरेंस जैसे इसका वेलोसिटी हो गया भाई 6 और इसका वेलोसिटी हो गया 4, यस। तो V कैसे लेना है, 6 - 4, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर V/L करके ग्रेडियंट ढूंढ सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान था, इसको थियरी में लेना नहीं है, काम आएगा, याद रखना। सोहम सर को याद करेगा कभी। हाँ चल, वेलोसिटी ग्रेडियंट खत्म। अब फाइनल डिस्कशन करते हैं इस ईटा पे। ईटा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थोड़ा फास्ट जाएगा रे, वीडियो लंबा हो जाता है। हाँ, तो बच्चों जैसी चीज़ें, इसका यूनिट बनाओ। तो इसको भी भैया दो टाइप के यूनिट होते हैं, SI और CGS। SI यूनिट बना, यहाँ से देख, फोर्स के लिए क्या आएगा, न्यूटन। नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और ये तो क्या था, V/L था ना। V/L के लिए क्या है, सेकंड इनवर्स। हाँ, तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। बना कि नहीं? ओके। अब एक और गौर करने वाली चीज़ है दोस्तों, कि ये जो फोर्स अपॉन एरिया है ना, एक्चुअली ये पास्कल है। अरे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ना, तो पास्कल ले सकते हैं ना इसको। हाँ, तो इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। तो पास्कल इंटू सेकेंड, ये भी होता है। ज़्यादा रनिंग ये काम आएगा, पास्कल इंटू सेकेंड ये काम आएगा। अब इसका CGS वर्जन, तो CGS वर्जन सबको आता है, डाइन। देखो CGS वर्जन में क्या होगा, डाइन सेकेंड अपॉन सेमी स्क्वायर। लेकिन इसके CGS वर्जन का एक मस्त नाम है, पॉइज। हाँ, जैसे इसके SI वर्जन का नाम है ना पास्कल इंटू सेकेंड, वैसे CGS वर्जन का क्या नाम है, पॉइज। पॉइज कहाँ से आया, ग्रेट मैथमेटिशियन जीन लियोनार्ड पॉइसिली। जीन पॉइसिली कन्फर्म है, लियोनार्ड कंफ्यूजिंग है। जीन पॉइसिली, उनके रिस्पेक्ट में ये रखा गया था पॉइज, ठीक है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। आया ना धांसू मजा, लेक्चर 13। तो फिर अगला लेक्चर आएगा, इससे भी गजब, स्टॉक्स लॉ और वो सब। कीप वॉचिंग, ओके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।